मैग्नेटिक सर्किट और मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। आज हम मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट में का डिफरेंस, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस क्या होती है और बीएच कर्व कैसे समझे सर, ये जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मैग्नेटिक सर्किट क्या होती है। तो मैग्नेटिक सर्किट जो होता है एक क्लोज पाथ होता है फॉलोड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक लाइंस जो होती है, चुंबकीय रेखा होती है, ये फ्लो होने के लिए जो पाथ होता है, इस पाथ को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सर्किट। इस मैग्नेटिक सर्किट का बेस्ट एग्जांपल ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में कोर होता है, उसे हम रिवाइंडिंग करते हैं। इलेक्ट्रिकल सप्लाई जब हम देते हैं तो उसमें ईएमएफ होता है और बाद में एमएमएफ डेवलप होता है, जो कि एमएमएफ डेवलप हुए बाद उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और फ्लक्स प्रोड्यूस होने से प्रोड्यूस होता है, और ये फ्लक्स को फ्लो होने के लिए जो पाथ होता है कंप्लीटली, उस पाथ को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। तो मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती है। तो ये टर्म्स में सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ऐसा घटक है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है और फ्लो होने के लिए हेल्प करता है। तो एक प्रकार से मैग्नेटिक प्रेशर होता है जो कि क्या करता है, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है और उसे फ्लो होने के लिए हेल्प करता है। इसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर टर्न्स। जितने ज्यादा हम करंट प्रोवाइड करेंगे और जितनी ज्यादा टर्न्स होंगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बढ़ेगा, और जितने ज्यादा मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होंगी और वो उस सर्किट में फ्लो होंगी। व्हाट इज एम्पियर टर्न्स, क्या होता है एम्पियर टर्न्स, ये जो होता है यूनिट होता है काय का, एमएमएफ का, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का। व्हाट इज रिलक्टेंस, रिलक्टेंस क्या होता है, तो रिलक्टेंस जो होता है एक अपोज कर मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने वाला घटक होता है मैग्नेटिक सर्किट के अंदर। ये ऐसी सेक्शन से दिखाया जाता है। इसका जो यूनिट होता है एम्पियर टर्न्स ऑब्लिक वेबर। तो इसे समझने के लिए मैं आपको रेजिस्टेंस का एग्जांपल देना चाहूंगा। जिस तरीके से करंट को फ्लो होने के लिए रेजिस्टेंस अपोज करता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक लाइंस जो चुंबकीय रेखा अपोज करने के लिए जो घटक है, मदद अपोज करता है, उस घटक को हम क्या कहते हैं, रिलक्टेंस कहते हैं। तो परमानेंस क्या होता है, तो परमानेंस जो होता है एक ऐसा घटक होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो होने के लिए हेल्प करता है और रिलक्टेंस को क्या करता है, अपोज करता है। ये इसकी कंपैरिजन हम कंडक्टेंस से करेंगे समझने के लिए। केवल इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, कंडक्शंस होते हैं जो रेजिस्टेंस को अपोज करते हैं और करंट को फ्लो होने के लिए हेल्प करते हैं। उसी तरीके से मैग्नेटिक लाइंस को फ्लो करने के लिए जो घटक हेल्प करता है उसे हम क्या कहते हैं, परमानेंस कहते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब जानते हैं मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ हमने डायग्रामेटिकली शो किया हुआ है। एक कोर होता है, कोर्स के अंदर से मैग्नेटिक लाइंस फ्लो होती है, जबकि यहाँ पे रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टिव मटेरियल होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है। तो इससे दोनों को ही हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ भी जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, ये एमएमएफ ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो ईएमएफ जो होता है एमएमएफ को प्रोड्यूस करता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स को, और ये फोर्स की वजह से क्या होता है, इसमें से मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होती है और लाइंस इस क्लोज पाथ में फ्लो होती है। यहाँ एमएमएफ हम प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से करंट जो होता है इस सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट और ये हो गया मैग्नेटिक सर्किट। तो इनमें क्या एक बेसिक क्या डिफरेंस होता है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो घटक फ्लो फ्लो होता है, लाइंस फ्लो होती है, उसे हम फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक लाइंस को हम फ्लक्स कहते हैं। ये अंग्रेजी अक्षर फाई इस अक्षर से दिखाया जाता है और इसका जो यूनिट होता है वेबर होता है। ये फ्लक्स जो होता है इसका यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो होता है फ्लो होने वाला जो घटक होता है उसे हम करंट कहते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। इसमें जो होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है जो कि फ्लक्स को प्रोड्यूस होने के लिए हेल्प करता है। इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जो कि करंट को फ्लो होने के लिए हेल्प करता है। तो ये इसका ईएमएफ का जो एकक होता है वो वोल्ट होता है यूनिट। इसका एमएमएफ का जो यूनिट होता है वो एम्पियर टर्न्स होता है। ये जो फ्लक्स है इसको फ्लो होने के लिए जो घटक फ्लो होने के लिए अपोज करता है जो घटक, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेक्टेंस कहते हैं। रिलेक्टेंस अपोज टू फ्लो ऑफ फ्लक्स।
ये अंग्रेजी अक्षर एसिस अक्षर से दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, और इसका एकक होता है एम्पियर टर्न्स ऑब्लिक वेबर। तो यहाँ दोस्तों आपको ये जो यूनिट्स है ये भी मेमोराइज कर लेना चाहिए। तो रेजिस्टेंस जो होता है ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट होता है उसे फ्लो होने के लिए अपोज करता है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, या अंग्रेजी अक्षर आर इस अक्षर से दर्शाया जाता है, और इसका जो यूनिट होता है वो ओहम होता है। परमानेंस, यहाँ जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लाइन से चुंबक के फ्लक्स है इसे फ्लो होने के लिए जो घटक हेल्प करता है उसे हम परमानेंस कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल करंट के को फ्लो होने के लिए जो घटक हेल्प करता है उसे हम कंडक्टेंस कहते हैं। तो इस तरीके से मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट में डिफरेंस होता है। अब हम जानते हैं मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस क्या होती है। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस को जानने के लिए हमें कुछ चीजों को और जानना पड़ेगा, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है। मैग्नेटिक फोर्स एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो मैग्नेटिक को बनने के लिए हेल्प करता, मैग्नेट म्हणजे मटेरियल में चुंबक बनने के लिए हेल्प करता, एक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म डेवलप करने के लिए हेल्प करता है, उसे हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं। तो ये एच इस अक्षर से दर्शाया जाता है। तो जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स रहेगा उतना ही मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म ज्यादा डेवलप होगा। जितना कम मैग्नेटाइजिंग फोर्स होगा उतना मैग्नेट जो है मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म कम डेवलप होगा। रिटेंटिविटी क्या होती है? रिटेंटिविटी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मटेरियल की, गुणधर्म होता है मटेरियल का जो मैग्नेटिज्म को टिका के रखता है। जैसे सिलिकॉन स्टील ये मैग्नेटिज्म को टिका के रखता है। तो ये जो मटेरियल में मैग्नेटिज्म टिका के रखने का जो गुणधर्म है, इस गुणधर्म को हम उस मटेरियल की रिटेंटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटेंटिविटी। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म यानी शिल्लकीय चुंबक तत्व को हम क्या कहते हैं? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, और हिंदी में कहते हैं शिल्लकीय चुंबक तत्व, बचा हुआ मैग्नेटिज्म। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं, उसमें हमने वाइंडिंग करी मटेरियल को और इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया। तो जब तक इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया है तो उसमें मैग्नेट रहना चाहिए। जब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद कर दे तो भी उस मटेरियल में कुछ मैग्नेटिज्म बचा रह जाता है। ये जो बचा रहा हुआ मटेरियल है, मैग्नेटिज्म मटेरियल के अंदर बचा हुआ मैग्नेटिज्म है, इसको हम क्या कहते हैं? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो अब हम जानते हैं कोरोसिविटी क्या होती है। अब ये जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म है तो मटेरियल के अंदर, अब हम इस बचे हुए मैग्नेटिज्म को खत्म करना है, इसको डिलीट करने का कंप्लीटली। तो इसके लिए जो प्रक्रिया की जाती है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं कोरोसिविटी कहते हैं। हाँ ठीक है। और यह जो मैग्नेटिज्म खत्म करने के लिए जो फोर्स लगता है, जैसे डेवलप करने के लिए हमें क्या लगा? मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगा। लेकिन रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को डिलीट करने के लिए, खत्म करने के लिए जो फोर्स लगता है उसे हम कोरोसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है। अब सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है इसमें? तो सैचुरेशन पॉइंट तो आपको मैंने बता दिया, जितना ज्यादा हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स मटेरियल को देंगे उतना ज्यादा उस मटेरियल में मैग्नेटिज्म डेवलप होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? सैचुरेशन पॉइंट होता है, हमने एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, इस सैचुरेशन पॉइंट के बाद में हमने कितना भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स अगर उस मटेरियल को प्रोवाइड करा तो उसके बाद में उसका मैग्नेटिज्म बढ़ता नहीं है। ये न बढ़ने वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म यहाँ से नहीं बढ़ता, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उसका सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। ठीक है। अब मैग्नेटिक साइकिल क्या होती है? तो मैग्नेट एसी सप्लाई के अंदर प्राय क्या होता है, जिस तरीके से साइकिल होती है, पॉजिटिव साइकिल और निगेटिव साइकिल हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, पॉजिटिव सप्लाई एंड निगेटिव सप्लाई। तो जब हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो जो मैग्नेटिज्म है वो मैक्सिमम लेवल तक जाता है, और फिर से जब हम उसका सप्लाई बंद करते हैं या साइकिल बदलती है तो फिर से जीरो पे आता है। फिर निगेटिव साइकिल के अंदर वो मैक्सिमम लेवल तक उसका मैग्नेटिज्म बढ़ता है, और फिर से वो क्या होता है? अपनी जीरो की तक उसका मैग्नेटिज्म आता है। ये जो
पॉजिटिव साइकिल में मैक्सिमम तक जाना, जीरो पे आना, और फिर निगेटिव साइकिल में मैक्सिमम तक जाना और जीरो पे आना, ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक साइकिल कहते हैं। ठीक है, तब मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस क्या होती है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो बचा रह जाता है, ये जो प्रोसीजर से, इसी को हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री जो बची रह जाती है, खत्म करे बाद भी मैग्नेटिज्म को, इसको हम मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस कहते हैं। ये प्रोसीजर को ही मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस कहते हैं। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी वही है, और मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस के बारे में ही हम अभी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, तो इसके लिए हम आपको छोटा सा एग्जांपल में देना चाहूंगा दोस्तों, हिस्टेरिसिस लॉस के लिए। तो एक मान लो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, हमारे मैग्नेट डेवलप हुए नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब आपको पता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई में क्या होता है, एसी सप्लाई के अंदर वो अपनी दिशा और कीमत कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है। तो पहले हमने जब पॉजिटिव साइकिल का सप्लाई दिया तो नॉर्थ पोल एक साइड में रहा और साउथ पोल एक साइड में रहा, लेकिन जब अपने आप ही साइकिल बदलेंगी तो जो पॉजिटिव साइकिल जो सप्लाई है वो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव सप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या होगा, नॉर्थ पोल क्या होगा, अपनी साउथ पोल बनेगा, और साउथ पोल क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। तो साउथ नॉर्थ पोल जो उधर अपनी वहां पे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता, और ये जगह छोड़ना नहीं चाहता, और लेकिन एक कोरोसिव फोर्स होता है, वो क्या बोलता है, यार तू वहां से हट, मुझे साउथ पोल बनने का है। तो इसके लिए क्या होता है, जो पावर लॉस फोर्स लगता है कोरोसिव फोर्स, और इस कोरोसिव फोर्स के लिए जो पावर लॉस होती है, इस पावर लॉस को हम क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। और यह हिस्टेरिसिस लॉस को हमको कम करने के लिए हमको ऐसा मटेरियल वापरना पड़ता है जिसके पास में तुरंत छोड़ने की प्रक्रिया हो। वो मटेरियल है सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील एक ऐसा मटेरियल है वो तुरंत उसको मैग्नेटिज्म को, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को वहां से हटा देता है, भैया नहीं अब निगेटिव साइकिल आ गई, तू यहाँ से हट, अब तू यहाँ पे रहने तेरा कोई काम नहीं, ये हम साउथ पोल बना रहे हैं, और नॉर्थ पोल को जो यहाँ साउथ पोल है उसको बोलता है तू यहाँ से हट, हम इसको नॉर्थ पोल बना रहे हैं। तो ये कंटिन्यूअसली जो डायरेक्शन बदलती, तो ऐसा मटेरियल चाहिए जो कंटिन्यूअसली तुरंत अपना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म छोड़ दे। तो ऐसे मटेरियल का गुणधर्म होता है सिलिकॉन स्टील में। तो हम प्राय इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करते हैं टू रिड्यूस द हिस्टेरिसिस लॉस। तो इस तरीके से हमने हिस्टेरिसिस, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस के बारे में जाना। अब समझते हैं हम ये बीएच कर्व क्या होता है। तो हमको आपको बीएच कर्व समझाऊंगा। ये एक बीएच कर्व का लूप है, ए बी सी डी ई एफ जी। यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव डायरेक्शन से मैग्नेटाइजिंग फोर्स दिया है, यहाँ निगेटिव डायरेक्शन से मैग्नेटाइजिंग फोर्स दिया हुआ है। ये जो बचा हुआ है ए से लेकर सी तक, एक पॉजिटिव साइकिल का रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है। ए से लेकर एफ तक जो ये दिख रहा है, ये निगेटिव साइकिल का रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है। और ये मैग्नेटिक रेसिडुअल को जो खत्म करने के लिए जो फोर्स लगता है उसे हम कोरोसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बी पॉइंट है, सैचुरेशन पॉइंट है, जहाँ पे मैग्नेट, इसके बाद में कितना भी मैग्नेटिज्म फोर्स दिया पॉजिटिव साइकिल में तो भी आपका मैग्नेटिज्म बढ़ने वाला नहीं है। और ई साइड जो होता है ये निगेटिव साइकिल का सैचुरेशन पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद में हमने कितना भी निगेटिव साइकिल से मैग्नेटिज्म दिया, फोर्स दिया, तो भी मैग्नेटिज्म बढ़ने वाला नहीं है। तो यहाँ इस डायरेक्शन से फ्लक्स डेंसिटी, यहाँ मैग्नेटिक फोर्स जैसा हम ज्यादा ज्यादा देंगे तो फ्लक्स डेंसिटी वैसे वैसे बढ़ते जाएंगी। तो चलिए चलते समझते हैं। अब हमने मैग्नेटिज्म फोर्स अप्लाइड किया, ए से लेकर बी तक मैग्नेटिज्म मटेरियल में डेवलप होना शुरू हुआ। बी पॉइंट तक मैग्नेटिज्म बढ़ते बढ़ते आके रुक गया। इसके बाद में हमने कितना भी मटेरियल मैग्नेटिज्म फोर्स दिया तो भी वो बढ़ने वाला नहीं है। तो आपको तो पता है इलेक्ट्रिकल साइकिल जो होती है, मैग्नेटिक साइकिल, वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है। तो जब हम बी पॉइंट पे आ जाते हैं तो साइकिल बदल गई, तो मैग्नेटिक साइकिल बदल गई, तो जो ये मैग्नेटिज्म वहां से जो है वो सी तक के आके रुक जाता है। जैसे हमने सब मैग्नेटिज्म खत्म कर दिया या साइकिल बदल रही, तो ये जो मैग्नेटिज्म है ये जो होता है ये पूरी तरीके एक्चुअली तो जीरो पे आ जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा होता नहीं। तो मटेरियल की रिटेंटिविटी का जो गुणधर्म होता है वो चुंबक तत्वों को टिका के रखता है। इस गुणधर्म की वजह से क्या होता है, ये जो होता है मैग्नेटिज्म पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है, ये सी पॉइंट तक आके रुक जाता है। तो ए से लेकर सी तक जो ये होता है, ये होता है इसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है,
अब निगेटिव साइकिल की तरफ हम बढ़ते हैं। निगेटिव साइकिल में हमने सप्लाई दिया, सप्लाई जब फ्लो होता है तो ई तक के सैचुरेशन पॉइंट तक के क्या होता है, मैग्नेटिज्म बढ़ता है। और जब निगेटिव साइकिल का मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है तो जीरो पे तुरंत ई से ए तक नहीं आता है, वो ई से लेकर एफ तक आता है। तो ए से लेकर एफ तक के जो मैग्नेटिज्म बचा है क्या, इसे हम निगेटिव साइकिल का मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया कंटिन्यूअसली होती है तो यहाँ पे एक लूप तैयार हो जाता है। ये लूप होता है ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये जो लूप तैयार होता है बी, तो इस लूप को हम कहते हैं हिस्टेरिसिस लूप। क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं। और ये जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म करने के लिए जो हमने आपको बता दिया, ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बताया बचा हुआ है, इसे खत्म करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे हम कोरोसिविटी कहते हैं। और जो फोर्स लगता है वो उसे हम कहते हैं कोरोसिव फोर्स कहते हैं। तो आई होप, मैं होप करता हूँ कि आपको ये बीएच कर्व, इसे हम क्यों कहते हैं पहले ये भी बता दूं। फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के बीच में ये कर्व निकाला जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे बीएच कर्व कहते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक ठीक लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।